अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब एक न्यू नॉवल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ कौन लाया है? जवाब दो। सामने खड़ी लड़की ने मुलाजमा को देखते हुए चीखते हुए पूछा। जब उसकी आंख खुली उसने खुद को कमरे में बंद पाया था और अब काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद थक हार कर जमीन पर बैठी तो मुलाजमा हाथ में खाने की ट्रे पकड़े हुए अंदर आई थी। बीबी जी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, अब खाना खा लें। मुलाजमा ने नजरें झुकाकर कहा। मुझे वापस गाँव जाना है, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आप समझ क्यों नहीं रही? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। मुकाबिल ने बेबसी से मुलाजमा को देखते हुए कहा। मुलाजमा को देखकर उसे थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आई थी। बीबी जी, बड़े साहब कल यहाँ आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, लेकिन अभी अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुलाजमा ने मोतबाना अंदाज में कहा। बाद में क्या तुम्हारे साहब, खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारे बड़े साहब का, लड़की ने चीखते हुए कहा और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। उसने जल्दी से बाहर जाकर दरवाजे को लॉक काट दिया। बीबी जी, ऐसी गलती मत कीजिएगा, बड़े साहब आपको माफ नहीं करेंगे। मुलाजमा ने दरवाजे को पीटते हुए कहा। लेकिन वो मुलाजमा की बात को नजरअंदाज किए वहां से बस निकलना चाहती थी। उस समय दुपट्टे का भी होश नहीं था, जो कि शायद कमरे में ही रह गया था। उससे पहले के घर से बाहर कदम रखती किसी ने उसे बाजू से पकड़कर होद की तरफ खींचा था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लड़की को समझ नहीं आया और सीधा मुकाबले के चौड़े सीने से जा टकराई। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी जब उसने सामने खड़े इंसान को खुद के बेहद करीब खड़े देखा। आप? लड़की की जुबान से बस यही अल्फाज अदा हुए थे। आंखों में बेयकीनी थी। तुम मुझे मिस कर रही थी जाने मन? मुकाबले ने उसके कान के पास झुकते हुए सरगोशीनुमा आवाज में कहा। लेकिन वो तमने सामने खड़े इंसान को देखकर वहीं पर पत्थर की बन गए थे। आंखों के सामने आते अंधेरे की वजह से वो मुकाबले के बाहों में झूल गई। अम्मी जान, मुझे ये सब नहीं सीखना। सीरत ने मुंह बसोड़ते हुए अपनी माँ को देखते हुए कहा। अरे पगली, क्यों नहीं सीखना तुमने? और तेरी शादी की उम्र भी हो रही है, कल को तेरी शादी होगी और अगर तुझे कुछ ना आया तो तेरी सास ने तो मुझे ताने देने हैं ना कि माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। नीलम ने अपनी लाडली और जिद्दी बेटी को देखते हुए कहा। अम्मी जान, आप देख लेना, मुझे अल्लाह ताला इतना अच्छा छोड़ देगा कि वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा और मेरे हिस्से की बातें भी वो अपनी माँ की सुन लेगा। और अम्मी जान, सीरत ने अपनी माँ की तरफ झुकते हुए राजदारी से कहा। हो सकता है मेरी सास ही ना हो। सीरत कहते हुए पीछे हट गई थी। क्या फजूल बोल रही हो? तुम्हारी जो ये जुबान कैंची की तरह चलती है ना, कोशिश करना अपने बाप भाई के सामने कभी ना चल पड़े, वरना वो तुम्हारी जुबान काटने में देर नहीं लगाएंगे। नीलम ने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा। बेगम साहिबा, बड़े साईं आ गए हैं। मुलाजमा ने आकर इतला दी तो वो दोनों माँ बेटियों ने अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया और अदब से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम साईं, आपके लिए पानी लाऊं? नीलम ने नजर झुकाकर पूछा। तुम्हें क्या अभी भी बताना पड़ेगा? अभी तक तुम्हें मालूम नहीं हुआ कि इस वक्त पानी नहीं बल्कि चाय पीता हूँ? इतने साल तुम्हें यहाँ हो गए, लेकिन अभी तुम नासमझ और जाहिल की जाहिल ही हो। बड़े साईं ने गुस्से से नीलम को देते हुए सख्त लहजे में कहा। माफ कर दे साईं, मैं अभी चाय लाती हूँ। नीलम ने जल्दी से कहा और सीरत का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। नीलम, तुम्हें लगता है अपनी बेटी की तरबियत भी अपने जैसी ही की है, जिसे ये तक होश नहीं है कि अपने बड़े भाई और बाप को सलाम ही कर ले। बाबा साहब ने संजीदगी से सामने देखते हुए कहा। उनके सामने वाली कुर्सी पर इब्तसाम बरजमान था। नीलम ने सीरत को इशारा किया कि सलाम करो तो सीरत ने आगे बढ़कर दोनों को सलाम किया। नीलम सीरत का हाथ पकड़े से वहां से लेकर गई थी, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ही ना बोल दे। तुम्हारे चचा जान अभी तक शहर से वापस नहीं आए? सिकंदर ने अपने लाडले को देखते हुए पूछा। अब्बा साईं, वो कल तक आ जाएंगे, उनकी कॉल आई थी, कुछ जरूरी काम उनको याद आ गया था और वो कह रहे थे कि उन्होंने आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। इब्तसाम ने संजीदगी से कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो कि एक चक्कर जमीनों का लगाओ और किसी से उलझने की जरूरत नहीं है, याद रखना इस बात का। बाबा साईं ने कहा तो इब्तसाम ने असबाब में सही लाते हुए वहां से चला गया। तुम्हें क्या हुआ है? सीरत ने शीरी को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही यहाँ बैठी हुई हूँ। तुम आओ यहाँ बैठो। शीरी ने हल्का सा मुस्कुराकर सीरत का हाथ पकड़ते हुए कहा। जानती हो, घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है इब्तसाम भाई के साथ, क्या तुम खुश हो? सीरत ने शीरी के सामने बैठते हुए पूछा, जिस पर शीरी खोखली हंसी मेरी रजामंदी नहीं रखती मेरी रजामंदी मैंने नहीं रखती सीरत, होगा वही जो बाबा साईं और ताया साईं चाहेंगे। शीरी ने कहते हुए सीरत की तरफ देखा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी पसंद भी मैंने रखी है, जिंदगी तुमने गुजारी है, बाबा साईं या चचा साईं ने नहीं। सीरत ने संजीदगी से कहा। सीरत, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे यहाँ औरत का क्या मुकाम है और तुम्हारे या मेरे मुंह से पसंद या नापसंद की बातें अच्छी नहीं लेती, और अगर मेरी तुम्हारे भाई से शादी हो जाती है तो क्या तुम खुश नहीं होगी? शीरी ने उल्टा सवाल किया। अगर तुम्हें मैं सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी मेरी भाभी बनो, क्योंकि तुम मेरे भाई से ज्यादा अच्छे की हकदार हो और तुम भूल रही हो शीरी कि तुम उससे पहले। सीरत अपनी बात मुकम्मल कर दी कि शीरी ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। सब कुछ खत्म हो गया सीरत, और वो माजी था जिससे मेरा अब कुछ भी लेना देना नहीं है,
اور آہستہ آواز میں بات کیا کرو، اگر کسی نے سن لیا تو ہم دونوں کی خیر نہیں۔ شیری نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنا ڈرتی کیوں ہو شیری؟ سیرت نے شیری کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم بھول گئی ہو کہ تایا سائی اور بابا نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کی کیا غلطی تھی؟ صرف اتنی کہ اسے پیار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، سسر کا مرتے ہوئے دیکھا ہے سیرت، اور دیکھو کیسی بہن ہوں میں، اپنی بہن کو نہیں بچا سکی، اور اگر اب میں نے یا تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو یہ لوگ ہماری بھی جانیں لے لیں گے، اور میں مرنا نہیں چاہتی سیرت، مجھے موت سے بہت ہی ڈر لگتا ہے۔ شیری نے سیرت کے ہاتھ پر اپنی گرد مضبوط کرتے ہوئے بڑے لہجے میں کہا۔ سیرت نے بے بسی سے اپنی پیاری سی بہن کو دیکھا تھا، بے شک دونوں کزن تھی، لیکن پیار سکی بہنوں کی طرح تھا۔ فکر مت کرو، تم پر کوئی بھی مصیبت نہیں آنے دوں گی، لیکن مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا شیری، میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گی جس سے میرے گھر والوں کا نام خراب ہو، لیکن جو میرے شوق ہے نا وہ میں ضرور پورا کروں گی۔ اگر میری موت اپنے گھر والوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو وہی ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تو ہم انجوائے کر سکتے ہیں نا۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سیرت نے شیری کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ سیرت تم یہ مننے کی باتیں نہ کیا کرو، شیری نے کہا تو سیرت ہنس پڑی۔ اچھا میری بہن نہیں کرتی، اب چلو، سیرت نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیرت تایا سائی ہمیں شہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور تم شاپنگ کے لیے وہی جاتی ہو، شیری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بار میرا موڈ گاؤں کے باہر جو مارکیٹ ہے نا وہاں جانے کا ہے، تو وہاں جانے کی اجازت آسانی سے مل جائے گی نا، اور ہم چچی سائی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سیرت نے سوچتے ہوئے کہا تو شیری کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوا تھا کیونکہ وہاں جانے کی اجازت ان کو مل سکتے تھے۔ تم چادر لو، میں اب بھی لے کر آتی ہوں، سیرت نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سیرت کا رنگ شیری کی طرح گورا نہیں تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی نیلا تھا، اسے دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شیری ہان ہے، اور سیرت کا رنگ گندمی تھا، لیکن نین نقش بہت ہی پرکشش تھے۔ شیری ہمیشہ سے کہتی تھی کہ اس کی اسمائل بہت ہی پیاری ہے۔ سیرت میڈم گلاسز پہ لگاتی تھی کیونکہ کچھ سال سے اس کی نظر بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اور وجہ تھی ناولز پڑھنا۔ سوائے شیری کے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ یہ ناولز پڑھتی ہے۔ حویلی کی عورتوں پر بہت سی پابندیاں آئی تھی جو سیرت کو تو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تالش نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیپرز کو زمین پر پھینکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ حسن نے تالش کو دیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے ان کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ کبھی نہیں، اب تو وہ لڑکی میری ضد بن چکی ہے، جب تک میں اسے یہاں اپنے گھر اپنے بیڈ تک اسے پہلے کہ تالش اپنی بات مکمل کرتا حسن نے اسے ٹوک دیا۔ تالش اپنی بیوی کے بارے میں تم بات کر رہی ہو، سوچ سمجھ کے بات کرو، حسن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اس لڑکی کے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، جس طرح میں نے تکلیف برداشت کی ہے نا ویسی تکلیف ان لوگوں کو بھی دوں گا، اور یہ لڑکی تو ایک مہرا ہے میرے لیے، بہت عزیز ہے نا ان کو اپنی عزت اور انا، اگر میں نے ان سب کو برباد نہ کیا تو میرا نام بھی تالش نہیں۔ تالش نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ پیپرز؟ حسن نے پیپر زمین پر گرے پیپر کو دیتے پوچھا، چہرے پر اس کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ طلاق نامہ ہے، تالش نے حقارت سے زمین پر گرے ہوئے پیپر کو دیتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تم آسانی سے ان کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو گے، حسن نے طرز سے لہجے میں کہتے ہوئے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑا۔ یہ تو ان کی بھول ہے حسن، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آؤں، میں ابھی تو دیکھوں کہ تالش خاندادہ کی بیوی آخر کیسی ہے، تالش نے آنکھوں میں چمک لیے ہوئے کہا۔ حسن اپنے بھائی کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، لیکن خاموش رہا تھا۔ اب تو بس کر دو گڑیا، اور کتنی نیند پوری کرنی ہے؟ 3 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک تم سو رہی ہو، نائن نے بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں کی بیمار لیٹی ہوئی ہو۔ جانتی ہو میں نے بہت سوچا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی ویسی تکلیف دو جیسے ان لوگوں نے تمہیں اور مجھے دی ہے۔ نائل نے بے بسی سے بیڈ پر لیٹے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس کے ارادے بہت ہی خطرناک ہیں، اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی کوئی بڑا طوفان لانے والی تھی۔ اس کی حالت میں کوئی بہتری آئی یا نہیں؟ نائل نے شہریار کو دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شہریار نے بس یہی جواب دیا تھا۔ شہریار میں نے بہت کوشش کی ہے اچھا بننے کی، لیکن اب میں اچھا نہیں بننا چاہتا، اچھا بن جاؤں تو لوگ ہمیں کمزور سمجھنے لگتے ہیں، لیکن نائل کمزور تو بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں برباد کر کے وہ لوگ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ نائل نے سخت لہجے میں کہا۔ اتنے میں اس کا موبائل رنگ ہوا، نائل نے موبائل پر نظر ڈالی اور وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ شہریار خاموش ہی رہا تھا۔ رات پھر سے آؤں گا، ٹھیک ہے میری گڑیا، نائل نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور شہریار کاندھے کو تھپانے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شہریار نے گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ معصوم لڑکی سب سے ناراض ہو کر گہری نیند میں جا سوئی ہے۔ لڑکیاں
लड़कियों, ऐसी भी क्या चीजें लेनी थी तुम दोनों ने कि इस मौसम में बाहर निकलना पड़ा? मुझे तो लगता है कि बारिश होने वाली है। नगीन ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। श्री ने तो अपनी चादर के पल्लू से अपने चेहरे को कवर किया हुआ था और सीरत ने भी ऐसा ही किया, लेकिन घर से बाहर आते ही उसने चादर का पल्लू चेहरे से पीछे कर लिया था। चची जान, आप मौसम तो देखे कितना अच्छा हो रहा है, और कितना ही अच्छा हो जाए अगर बारिश हो जाए। सीरत ने आसमान की तरफ देते हुए हसरत से कहा। बच्चियों, जल्दी से जो लेना है लो, अगर देर होगी तो तुम्हारे पापा सही गुस्सा होंगे। नगीन ने सामने देते हुए कहा। तीनों मार्केट में पहुंच चुकी थी। ये उनके घर से थोड़ी ही दूर थी, जहाँ ये लोग अक्सर आती रहती थी। वो गुस्सा कब नहीं करते? सीरत ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। शीरी ने उसे कोहनी मार दी। क्या कर रही हो शीरी? सीरत ने घूरते हुए शीरी को कहा। तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना, आप कर क्यों नहीं रही? शीरी ने दांत पीसते हुए पूछा। मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं तो मौसम को एंजॉय करने आई थी। अगर तुम मैं बता देती तो तुम कभी ना आती। और शीरी, वो देखो सामने कितने सारे दरख्त है ना, वहां चले। मेरा दिल आम खाने को काढ़ा है, लेकिन मैं खुद तोड़ूंगी। सीरत ने सामने देते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अम्मी को क्या कहेंगे और किसी ने देख लिया तो? मैं नहीं जा रही कहीं भी, श्री ने साफ मना करते हुए कहा। तुम ना जाओ, लेकिन चाची गजान को संभाल लेना, मैं तुम्हारे लिए भी आम लेकर जल्दी से आती हूँ। सीरत ने कहा और वहां से चली गई। श्री उसे रोकते ही रह गई थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। नगीन ने रुख मोड़ते हुए खड़ी सूट देख रही थी। कितनी बार बकवास की है मैंने कि मेरे सामने जुबान मत चलाया करो, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी जुबान समझ में नहीं आती। सिकंदर ने नीलम को बालू से दबोचते हुए गुस्से से कहा। मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया साईं, मैंने आपको हकीकत से आगाह किया है। नीलम ने कुर्राते हुए कहा। सिकंदर सीरत की शादी की बात करने वाला था, लेकिन जिस लड़के के साथ वो सीरत को ब्याहना चाहता था वो भी सिकंदर और शाहनवाज की तरह जंगली था, और नीलम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी वही सब कुछ बर्दाश्त करे जो उसने किया था। तो उसने सिकंदर को उस लड़की की हकीकत बताई जो कि साथ वाले गांव के चौधरी का बेटा था। 2 बार तो पुलिस स्टेशन भी जा चुका था, लेकिन उस बात पर फख्र महसूस करता था कि लोग उसके सामने सर झुका कर चलते हैं। अब तुम बताओ कि उस लड़के की हकीकत क्या है? सिकंदर ने एक जोरदार थप्पड़ नीलम के गाल पर मारते हुए कहा। शाहनवाज आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, जैसे ये रोज का मामूल हो। आपने मुझे जितना माना है मान ले साईं, लेकिन इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। अपनी बेटी को तो मैं इस जहान में बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। अच्छी तरह मेरी बात को समझ लें आप भी। नीलम ने सिकंदर को देते हुए चीख रखा और वहां से चली गई। आज पहली बार नीलम ने सिकंदर से ऊंची आवाज में बात की थी। शाहनवाज, कल ही लड़के वालों को बुलाओ, मैं भी देता हूँ कैसे ये मेरे फैसले से इनकार करती है। सिकंदर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से से कहा। ठीक है भाई, लेकिन भाभी को अपने काबू में रखे, वरना कल को आपके लिए मसला बन सकता है। और हमारे खानदान की औरतें ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, वो तो अपने मर्द के सामने नजर नहीं उठाते। शाहनवाज ने खड़े होते संजीदगी से कहा। उसका भी मैं इलाज करता हूँ। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। और वो जो करने का सोच रहा था यकीनन वो नीलम के लिए अच्छा नहीं था। सीरत ने सफेद रंग की चादर ली हुई थी। जब तक वो आम के दरख्तों के पास पहुंची बारिश शुरू हो गए थे। हाय, इतना अच्छा मौसम, और ऊपर से ये बारिश। सीरत ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुशी से कहा। बारिश के ठंडे कतरे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। सीरत ऐसे ही ऊपर आसमान की तरफ अपना चेहरा किए हुए भी बाहें फैलाए हुए खड़ी थी। गाड़ी रोको। नायल, जो वहां से गुजर रहा था, उसने सीरत को देखते हुए कहा, जो इस वक्त वहां आस पास से बिल्कुल अनजान सी खड़ी बारिश में भीग रहे थे। अगर तुमने दोबारा इस लड़की की तरफ देखा तो तुम्हारी आंखें निकालूंगा। ड्राइवर, जो कि घूर कर सीरत को देख रहा था, नायल की आवाज पर हड़बड़ा कर सीधा होकर बैठ गया। सॉरी सर, ड्राइवर ने जल्दी से कहा। नायल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए छोटे छोटे कदम लेता हुआ सीरत से कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। नायल ने सर से पाँव तक सीरत का जायजा लिया था, जो बाहें फैलावे आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। उसकी सामने रंगत ने न जाने क्यों नायल को अपने जाना मतवजो किया था। आंखों पर चश्मा लगाए, होंठों को एक दूसरे से पेवस्त किए हुए वो नायल को बहुत ही मासूम सी लगी थे। एक तो उसकी चादर भी सफेद थी और दूसरा उसने ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज पहनी थी, जिससे काफी कुछ नुमाया हो रहा था। मोहतरमा, अगर आपको कुछ ज्यादा ही शौक है अपना आप दिखाने का तो वहां जाकर खड़ी हो जाएं, वहां आपको ज्यादा लोग मिल जाएंगे। नायल ने सीरत के कपड़ों पर चोट करते हुए संगीत से कहा, जो कि उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे। सीरत ने जब अपने करीब किसी मर्द की बारी आवाज सुनी तो जल्दी से अपनी आंखें खोली और सामने वाले को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ग्लासेस पर बारिश का पानी गिरने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। उससे पहले कि वो अपनी ग्लासेस उतार कर सामने खड़े इंसान को देती, नायल ने उसे कमर से पकड़कर खुद के नजदीक किया, इतना नजदीक कि सीरत को मुकाबले की गर्म सांसें अपने चेहरे पर पड़ती हुई महसूस हुई थी। आज मैं तुम्हें देखने के लिए ही निकला था, लेकिन देखो कितना हसीन इत्तेफाक है, तुम मुझे यहीं पर मिल गए। नायल ने सीरत के कान के पास झुकते हुए मजीद कहा। सीरत डर के मारे नायल गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। तुम तो बहुत ही दिलकश और हसीन हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। वो जानती हो अब तुम्हारे साथ खेल खेलने में ज्यादा मजा आएगा।
तैयार रहना, बहुत जल्द मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। नाइल ने गहरे लहजे में सीरत के होंठों पर अपनी नजरें जमाए हुए कहा, उसे छोड़कर वहां से चला गया। सीरत ने जल्दी से अपने ग्लासेस उतार कर सामने देखा, लेकिन वहां कोई ना था। ये कौन था? सीरत ने अपना हालत तार करते हुए इर्द गिर्द देते हुए खुद से कहा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। श्री ठीक कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाहर में गया, मुझे लगता है कोई जिन होगा। सीरत ने डर कर मरे मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से भागे। दूर गाड़ी में बैठा हुआ नायल अभी भी सीरत को देख रहा था। कैसा लग रहा है इतने सालों बाद अपने गांव वापस आकर? नायल ने सिगरेट सलगाते हुए सामने देते हुए शाहरियार से पूछा, जो वहां मौजूद होते हुए भी न जाने किन सोचों में खोया हुआ था। नायल ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसे सिर के साथ टेक लगाई और आंखें मोद दी थी। मेरा बचपन यहीं पर गुजरा है नायल, मैंने इस गांव को बहुत ही याद किया। शाहरियार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम कहाँ गए थे? शाहरियार ने नायल की तरफ देते हुए पूछा, अपनी होने वाली बीवी से मिलने। नायल ने बारीक लहजे में कहा, व्हाट? शाहरियार की जुबान से यही अल्फाज अदा हुए थे। सीरत, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? अम्मी तुम्हारा पूछ रही थी। श्री जो कि सीरत को देखने के लिए जा रही थी, उसे सामने से आता देखा तो घूरते हुए पूछा, मैं तो आम तोड़ने गई थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो मैं वापस आ गई। सीरत ने जल्दी से कहा, वो सच बताना नहीं चाहती थी। और तुमने अपनी हालत देखी है? सब लोग तुम्हें घूर कर देख रहे हैं। ये लो चादर। श्री ने एक ब्लैक कलर की शाल सीरत के सामने करते हुए कहा, जिसने जल्दी से शाल को ओढ़ लिया था। चची कहाँ है? सीरत ने इर्द गिर्द देते हुए पूछा। वो सामने देखो, तुम्हें ही ढूंढ रही है। मैंने कहा कि तुम वो सामने वाली दुकान की तरफ गई हो तो वो वहीं पर तुम्हें देखने गई है। चलो, मुझे घर जाना है। शी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपनी माँ के पास लेकर गए। लेकिन सीरत अभी भी उस अजनबी के बारे में सोच रही थी। उसके लहजे का सर्दपन महसूस करते ही उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गए थे। कहाँ गई थी तुम? इब्तसाम ने शीरी के रास्ते में आते हुए संजीदगी से पूछा। वो भाई, सीरत ने शॉपिंग करनी थी ना, तो उसके साथ गए थे। शीर ने घबराए हुए लहजे में अपने सर का दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, आइंदा तो मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, समझिए। इब्तसाम ने एकदम शीरी के करीब आते हुए कहा, जिसे श्री 2 कदम इब्तसाम से दूर खड़े हुए थे। अभी मेरी शादी आपसे नहीं हुई, मैं क्यों आपकी बात मानो? श्री ने इब्तसाम को देते हुए कहा, जबकि ये वही जानती थी कि किस तरह उसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। तुम आप मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मेरा हुक्म माना तुम्हारा फर्ज है, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या न हो, समझी? इब्तसाम ने शीरी को बाजू में दबोचते हुए कहा था। भाई, आपको बाबा साहब बुला रहे हैं। सीरत जो वहां से गुजर रही थी, उसने इब्तसाम और शीरी को देखा तो उसके पास आते हुए कहा। इब्तसाम ने एक नजर शीरी के सहमे हुए चेहरे पर डाली और वहां से चला गया। तुम ठीक हो? सीरत ने शीरी के सामने आते हुए पूछा, जिसने अस्पाब में सह लिया था। तुमने पेपर्स पर साइन क्यों किए शीरी? सीरत ने संजीदगी से पूछा। तो क्या करती मैं? बाबा साहब ने कहा कि मुझे साइन करने हैं तो मैंने कर दिए। तुम जानती हो मैं उनको मना नहीं कर सकती थी। श्री ने नजरें चुराते हुए कहा। और अभी जो थोड़ी देर पहले भाई जो कुछ तुम्हें क्या रख गया है, क्या उसके साथ सारी जिंदगी गुजार लोगी? क्योंकि तुम्हारे बाबा साहब इब्तिसाम साई से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। सीरत ने सख्त लहजे में कहा। सीरत, कितनी बार कहा है कि आहिस्ता बोला करो, अगर किसी ने सुन लिया तो? शी ने ईद के देते हुए कहा, बस करो तुम शीरी, तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है और तुम्हें होश नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। सीरत ने गुस्से से शीरी का हाथ झटकते हुए कहा और वहां से चली गई। श्री ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा था। अब वो कैसे उसे समझाती कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना सीरत समझ रही है। तुमने तलाकनामा भिजवा दिया? सिकंदर ने अपने छोटे भाई को देते हुए पूछा। जी भाई, मैंने भिजवा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मेरी बेटी को रहा करेंगे। शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। हाँ, मैं जानता हूँ दोनों भाई बहुत ही जिद्दी हैं, लेकिन हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। वो तुम्हारे बेटे की कोई खबर आई? उसे कहो कि अब घर वापस आ जाए, बहुत हो गया। तुम्हारा बेटा और इब्तिसाम इस घर के वारिस हैं और दोनों का यहाँ पर होना जरूरी है। सिकंदर ने शाहनवाज को देते हुए कहा। वह बहुत जिद्दी है भाई, अगर मेरी बात मानना होता तो यहाँ से जाने की गलती ना करता, लेकिन अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाहनवाज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। सिकंदर और शाहनवाज 2 भाई थे। उनकी एक छोटी बहन भी थी जो अचानक कहीं गायब हो गई थी और आज तक उसका पता नहीं चल सका। सिकंदर का बाप इस गांव का सरपंच था और उसकी वफात के बाद ये जिम्मेदारी सिकंदर ने संभाली थी। गांव के सभी लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर आते थे, लेकिन आज भी इस गांव में बहुत सी ऐसी रस्मात थी जो गलत थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके। इन दोनों भाइयों का पूरे गाँव पर इतना रौब था कि सब लोग उनसे डरते थे। ये लोगों को रातों रात गायब करवा लेते और किसी को पता न चलता। और सबसे बड़ी मसाल तो उनकी अपनी बहन की थी, जो न जाने कहाँ चली गई थी।